नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थव्यवस्था की अगली सीरीज में प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था के क्लासिफिकेशन के विषय में चर्चा किया था। अर्थव्यवस्था के क्लासिफिकेशन के विषय में हमने बताया था कि किस प्रकार से विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, पूंजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध, योजनाबद्ध, आश्रित, परस्पर आश्रित या इंडिपेंडेंट, इस सारी प्रकार की जितने भी अर्थव्यवस्था हैं सबके विषय में हमने चर्चा किया था। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है राष्ट्रीय। दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है वो समझिए। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय के विषय में एक वीडियो और बना रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय देने का कार्य जो प्रति व्यक्ति आय है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दिया 16 लगभग 1867 67 में, 1867 में, 1867 सबसे पहले राष्ट्रीय आय की चर्चा की गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपए। ठीक है। फिर इसके बाद इस पर चर्चा हुई 1911 में। एक व्यक्ति थे, देखिए दादा भाई नौरोजी की बात मैंने किया, दादा भाई नौरोजी। फिर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था एफ सी रोस, या आप सिर्रास कहते हैं उनको, एफ सिर्रास। नीचे देखिए, एफ सिर्रास। एफ सिर्रास ने बताया 1911 में कि जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब राष्ट्रीय आय है, वह है आपका 49। राष्ट्रीय आय उन्होंने बताया। ये तो थोड़ी चर्चा है, मतलब फैक्ट है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो मार दीजिएगा, फैक्चुअल है। फिर इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आय जो सलाहकारी बोर्ड का गठन किया गया था, सलाहकारी संस्था जो समिति बनाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे महालनोबिस साहब, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस कहते हैं उनको, महालनोबिस, ये महालनोबिस, महालनोबिस। और इसके जो सदस्य थे, गाडगिल साहब थे, वीके आरवी राव थे। देखिए, ये अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष। और अन्य सदस्य जो थे, वी के आर वी राव, आर ई ओ, वी के आर वी राव, वी के आर वी राव। और एक मेंबर और थे, उनका नाम था गाडगिल साहब। ये सदस्य थे, डी आर गाडगिल कहते हैं उनको, गाडगिल, डी आर गाडगिल, डॉक्टर आर गाडगिल। ये दो मेंबर थे। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, क्वेश्चन ये बनता है, इसको नोट करिएगा, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रायः किया जाता है सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय की गणना यही करता है, ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन।
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए ये गणना किया जाता है, ये गणना करता है, लेकिन इसकी जो मदद करता है वो करता है एनएसएसओ, ये एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ उसका मदद करता है गणना करने में, ये एनएसएसओ, इसको मोटा से लिखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये मदद करता है दोस्तों, एक युग से मिलता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है और सीएसओ जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ये हो गया राष्ट्रीय आय के विषय में छोटी सी बात। अब राष्ट्रीय आय की लागत जो होती है, राष्ट्रीय आय की लागत दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, वो देखिए। देखिए राष्ट्रीय आय की लागत है किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत या तो ये बाजार लागत पर किया जाता है या मार्केट प्राइस पर किया जाता है। ठीक है, दो चीजें हैं। अब देखिए इसको मैं हटाता हूं, यहाँ पर दो चीज है, एक है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। दोस्तों फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, वो समझिए, बहुत सिंपल है। फैक्टर कॉस्ट, इसको हटा के बताते हैं। अगर हम फैक्टर कॉस्ट के विषय में चर्चा करें, फैक्टर कॉस्ट, ये एक एग्जांपल लेंगे एग्रीकल्चर का, उससे समझ में आएगा। एग्रीकल्चर में देखिए, ये आप कुछ भी ले लीजिए, चलिए एग्रीकल्चर का, चलिए एग्रीकल्चर ज्यादा समझ में, क्योंकि उससे बिहेवियरली जुड़े हुए हैं, व्यवहारिक रूप से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर इसमें देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले एग्रीकल्चर में देखिए, आपने सबसे पहले इसमें इसकी जुताई करवाया है, खेत का जुताई, इसमें आपने जो खाद लगाया, फर्टिलाइजर, एक मिनट बस, देखिए जो आपने खाद लगाया, खाद की इसमें फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर, फिर आपने उसमें जो सीड लगाया, अच्छे सीड, फिर आपने जम गया तो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब चीजें जो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, किसान जो ऋण लेता है, ऋण पर जो ब्याज लेता है, इंटरेस्ट, सिंचाई ले लीजिए, दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है, इधर देखिए, सिंचाई, इन सब पर जो पैसे लगते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो फैक्टर कास्ट है, साधन लागत है, इसी के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। तो एग्रीकल्चर से बात समझ में आती है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है, जितना इसमें निवेश किया जाता है वही निवेश की गई लागत होती है। देखिए जिसे उत्पादन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, सारी चीज मैंने बता दी है। जैसे देखिए पूंजी की लागत, पैसा जो लगाया आपने, ऋण पर इंटरेस्ट जो है ब्याज, वहां पर मैंने लिखा है ब्याज, कच्चा माल, फिर इसके बाद कच्चा माल वैसे एग्रीकल्चर से जब फैक्ट्री की बात करेंगे उसमें आएगा, फिर इसके बाद श्रम किराया, बिजली आदि, अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या
प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहते हैं। इन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, देखिए उत्पादन के दौरान इन कारकों को लागत का आकलन करते हैं। ठीक है, जो जितना इसमें लागत लगेगा उसी के अनुसार मूल्य का निर्धारण होता है। जैसे लागत ज्यादा लगेगी तो वस्तु की कीमत ज्यादा होता है, तो सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। यहाँ पर इसके बाद देखिए, इसके बाद इस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ मूलभूत बातें हैं वो जानना जरूरी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसको रब करता हूँ, नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की। देखिए फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, जैसे सरकार कोई सब्सिडी दे रही है तो उसका क्या होगा, और जो इसमें जो हम टैक्स का भुगतान करते हैं उसमें क्या होगा। फैक्टर कास्ट में से सरकार को जो भुगतान किया जाता है टैक्स, उसको घटा दिया जाता है, टैक्स को घटा दिया गया और प्लस सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। ये इस प्रकार से आता है आपका फैक्टर कॉस्ट। अब दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी, जो सरकार को कर दिया जाता है उसको फैक्टर कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है, और जो सरकार हमको सब्सिडी देती है उसको जोड़ दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है आपका ये मार्केट प्राइस। ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट, अब है मार्केट प्राइस। एमपी क्या होता है दोस्तों, मार्केट प्राइस का मतलब ये है जितना साधन लागत में फैक्टर कॉस्ट में जितने पैसे लगते हैं, मतलब जितनी लागत लगती है, साधन जितनी लागत लगती है, उसी के अनुसार मूल्य का निर्धारण होता है। उसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य का निर्धारण उसी पर होता है। लागत ज्यादा लगेगी तो वस्तु कीमत ज्यादा होगा, लागत कम लगेगी तो वस्तु कीमत कम होगी। ठीक है, यहाँ देखिए ये है मार्केट या बाजार मूल्य। ऐसा मूल्य जिसे, अब देखिए, जिसे उपभोक्ता द्वारा विक्रेता को दिया जाता है। ऐसा मूल्य जिसे उपभोक्ता द्वारा विक्रेता को दिया जाता है और वह विक्रेता सामान उपभोक्ता को देता है, ऐसे मूल्य को हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे देखो दोस्तों, जैसे आप ले लीजिए एक पार्ले, पार्ले जी, जैसे एक 5 रुपए का पार्ले मान लीजिए हमको मिलता है 5 रुपए का। अब इतने का पार्ले पूंजीपतियों को मिलेगा, चाहे जितना बड़ा आदमी होगा, गरीबों को भी इतने का मिलेगा। इसलिए जो विक्रेता होता है, विक्रेता उपभोक्ता को जितने मूल्य पर वह वस्तु देता है वही क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है, मतलब बाजार मूल्य यही है। ठीक है, यहाँ है वो चीज, देखिए विक्रेता को अदा किया जाता है। यह वस्तु या सेवा की साधन लागत दर अप्रत्यक्ष कर, मतलब इसमें जो टैक्स जुड़ा हुआ है मैंने बताया, अप्रत्यक्ष कर जुड़ा हुआ होता है। देखिए अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद निकाली जाती है, यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है। यहाँ पर क्या है, शामिल नहीं किया जाता था, इसमें क्या है, टैक्स को शामिल किया जाएगा और सब्सिडी को घटाया जाएगा। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल समझाएगा, इसको फैक्टर कास्ट वाला नोट करिएगा, फिर हम मार्केट प्राइस को बताते हैं। देखिए मार्केट प्राइस में क्या होता है वो देखिए, जैसे इसमें मैंने बताया कि जो टैक्स भुगतान किया जाता है, टैक्स को इसमें शामिल किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जो हम डायरेक्ट सरकार को अदा नहीं करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक मार्कर खरीदा, मान लीजिए 25 रुपए का, इस 25 ये मान लीजिए मार्कर 20 रुपए का है, जो मैंने 5 रुपए टैक्स अदा किया उस सरकार को मिला, परंतु हमने दिया लेकिन हमने दुकानदार को दिया, विक्रेता को दिया, न कि सरकार को दिया, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पार्ले की एग्जाम्पल मैंने लिया था, वही चीज में देखिएगा,
मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है, और माइनस जो सब्सिडी दिया जाता है सब्सिडी घटा दिया जाता है, क्योंकि सब्सिडी पहले जोड़ दिया गया है, साधन लागत में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये क्वेश्चन बना है सब्सिडी, ये है, ये मार्केट प्राइस है। अब कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। मार्केट प्राइस हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, दो चीजें। अब देखिए यहाँ पर है, अनुदान लागत में से घटा दिया जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया है सारी चीजें। देखिए जबकि सरकार द्वारा दिया गया अनुदान में सब्सिडी क्या है, घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत पहले से इसको दिया गया है जो फीस में लिखा है, ठीक है। आप इसको चाहे नोट कर लीजिए चाहे रट लीजिए, परंतु ये आना चाहिए, क्योंकि जब मैं जीडीपी बताऊंगा, जीएनपी बताऊंगा, ये सब सारी चीजें, तो उसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट, ये सब चीजें उसमें आएंगी। अब दोस्तों देखिए इसमें है जीबीए, ग्रास वैल्यू एडिशन। ग्रास वैल्यू एडिशन पर मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा। मैं सोचता हूँ वीडियो छोटा छोटा हो, परंतु चीजें ऐसी ही है अर्थव्यवस्था की, अब लंबा हो ही जाता है। देखिए ये जो सकल मूल्य वर्धन है, यह है 2015-16 में, मतलब वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रभाव में आया। यहाँ पर यह किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन सभी क्षेत्रों द्वारा देखिए किया गया कुल अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। देखिए अगर वैट की बात करेंगे, सन 2007 में जो है, मतलब उत्तर प्रदेश जो लागू हुआ था, जो नहीं 8 में है, सन 2008 में, उस समय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का सरकार था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अंतिम में जो वैट लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश लागू हुआ था, उसमें क्या है, वैट वैट में टैक्स पर टैक्स लग जाता था, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी, वैल्यू एडिशन टैक्स। यहाँ पर जो है, ये जो जीवीए है, ग्रास वैल्यू एडिशन, इसमें टैक्स पर टैक्स से बचा जाता है, जिससे वस्तु की कीमत क्या होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे किसी राज्य में इतना है तो मतलब अभी जब मैं उसका जीएसटी की बात करूंगा, जीएसटी में ये सब चीजें आएंगी, रिवाइज टैक्स पर टैक्स न लगा जाए, उससे बचने के लिए जीवीए आया। जीवीए में क्या होता है, जीवीए से जीडीपी का भी निर्धारण किया जा सकता है। इसमें देखिए देखिए जैसे जीवीए में से क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट मतलब उत्पाद पर लगे कर माइनस अनुदान, मतलब उत्पादन दर, जब उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं और टैक्स को जोड़ देते हैं जीवीए में, तो हमको जीडीपी प्राप्त हो जाता है। दोस्तों जीडीपी की अगर हम बात करें, जीडीपी की जो फैक्ट परिभाषा है वो क्या है, देखिए किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर देशवासियों तथा विदेशियों द्वारा अर्जित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अभी वो सारी बात मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीडीपी की बात हो गई। देखिए मार्केट प्राइस की बात है, जीवीए प्लस ये उत्पाद कर है जो केंद्र और राज्यों में लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है, भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना फैक्टर कास्ट पर करता था, परंतु फैक्टर कास्ट पर करते करते एक स्थिति ऐसी है कि ये हुआ कि अब 2015-16 के बाद फैक्टर कास्ट पर न करके मार्केट प्राइस पर किया जाएगा। देखिए 2015 से सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पर की जा रही है, पहले फैक्टर कास्ट पर किया जा रहा था, अब मार्केट प्राइस पर किया जा रहा है। दोस्तों ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय, मैंने फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, जीवीए को बताया। जीवीए पर और डिटेल चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं जीडीपी पर। ओके, अरे इसको जो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा इसको। देखिए
अब है आपका जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी ये है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद ये क्या है समझिए। देखिए ये एक मान लीजिए कंट्री है, इस कंट्री के भीतर ये लोग रह रहे हैं, चाहे वह देसी हो चाहे वह विदेशी हो, चाहे इट विल बी इंडियन और नॉन इंडियन, इनके द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, मतलब ये घरेलू सीमा हो गया, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अब देखिए इसका मतलब उपयोगिता क्या है, जीडीपी की उपयोगिता क्या है, क्यों जीडीपी को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे कोई कोई कारण होता है। दोस्तों अगर हम बात जीडीपी के उपयोग की करें तो जीडीपी में जो होने वाली जो परसेंटेज वृद्धि है, हम मतलब अमूमन बात करते रहते हैं कि इतनी हमारी आर्थिक वृद्धि हुई है, इतनी कम हुई है, इससे देश की ताकत का पता चलता है, जीडीपी से देश की ताकत का पता चलता है। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, इनकी सहायता से मतलब ये दिखाते हैं कि किसी देश की जीडीपी कितनी स्ट्रांग है, उस देश की स्थिति कितनी मजबूत है। उसी प्रकार से हम जीएनपी की बात करेंगे। अभी जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, ये दोनों बात करेंगे, परंतु दो पहले जीडीपी और जीएनपी में हम अंतर बता दें क्या होता है, ये दोनों में कंफ्यूजन पैदा रहेगा। देखिए जीएनपी जो होता है वो समझिए, तो समझे गए होंगे, इसको रब कर देते हैं। देखिए जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नाम से क्लियर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये देखिए क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए जैसे मान लीजिए दिस इज इंडिया एंड हियर इज द पाकिस्तान, ओके, फिर अपनी डायग्राम बना लीजिए, ये इंडिया है मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई इंडियन व्यक्ति है, यहाँ पर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए बांग्लादेश का, चाहे जहाँ का भी है, नेपाल का है या भूटान का है, चाहे जहाँ का है, यहाँ पर वो कोई व्यापार करता है, तो व्यापार करने के बाद हमको थोड़ी ना दे रहा है, ये तो यहाँ से अपने देश भेज दे रहा है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है तो जो यहाँ पर इसकी इनकम हो रही है वो यहाँ से यहाँ इंडिया भेज देगा। तो देखिए जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस क्या है, यहां समझ में आ जाएगा। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस प्लस प्लस एक्स माइनस एम। देखिए क्या है, यही परिभाषा निकलेगा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। देखिए किसी देश के किसी देश के व्यक्तियों द्वारा देश के भीतर, एक देश के व्यक्ति की बात है, देश के भीतर तथा देश के बाहर उत्पादित
कुल वस्तुओं और सेवाओं को जोड़कर तथा देश में उपस्थित विदेशी व्यक्ति की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को घटा करके जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये विदेशी व्यक्ति है, यह क्या है, विदेशियों द्वारा अर्जित आय, विदेशियों द्वारा अर्जित आय। और ये यक्ष क्या है, देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय। ये हो गया देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय। तो देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय को क्या करेंगे, भारत मतलब अपने देश के आय में मतलब अर्थव्यवस्था में जोड़ देंगे, जीडीपी में जोड़ देंगे, तथा विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा करके जो आय प्राप्त होती है, वस्तु सेवाओं को जो अंतिम मूल्य प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। अब दोस्तों जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट क्या है, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए इसको मैं यही रोक रहा हूं, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है।